पर पेज 2 मार्क्स देना, पेजेस गिनना और उसके हिसाब से मार्क्स दे देना। जितना लंबा आंसर आप लिखो, पेजेस भरते जाओ, उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। आपका कंटेंट मैटर करेगा, कंटेंट इज द किंग। क्या ऐसे टाइप आंसर्स को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ज्यादा वेटेज मिलता है? माय फर्स्ट सजेशन वुड बी कि आपके बेस्ट आंसर से हमेशा पेपर स्टार्ट किया करो, अनलेस देयर इज अ यूनिवर्सिटी रूल इन द राइटिंग। मैंने बहुत पहले एक न्यूज सुनी थी कि एक शायद 11th-12th स्टैंडर्ड या जूनियर कॉलेज की प्रोफेसर थी, और वो पेपर करेक्शन जब भी आता था तो वो आधे पेपर्स जो है अपने बेटे को करेक्ट करने के लिए देती थी, बेटा जो कि 7th-8th स्टैंडर्ड में हो। और ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, उसके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थे कि सीधी बात है, पर पेज 2 मार्क्स देना, पेजेस गिनना और उसके हिसाब से मार्क्स दे देना। तो क्या बात है, जल्दी जल्दी पेपर करेक्शन भी हो जाता था। खैर, तो क्या ये सही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि लेंथ ऑफ द आंसर मैटर्स, यानी जितना लंबा आंसर आप लिखो, पेजेस भरते जाओ, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा कंटेंट लिखा है, ऐसा एग्जामिनर को, मतलब पेपर करेक्टर को लग सकता है। इसमें एक बेसिक फॉल्ट है इस एजम्पशन में कि मतलब हम ठीक से पेपर रीड नहीं करते आपके आंसर्स और जस्ट लेंथ देख के मार्क्स दिए जाते हैं, ऐसा शायद एक रॉन्ग एजम्पशन आपके मन में हो, तो वो दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो क्या लॉन्गर आंसर्स वुड मीन मोर मार्क्स? देखिए, एक तो असल बात यह है कि आपका कंटेंट मैटर करेगा, कंटेंट इज द किंग। इस सब पे हम सब एग्री होंगे कि कंटेंट जितना बढ़िया हो। मैंने ऐसे भी पेपर्स करेक्ट किए हैं जिसमें जैसे कार्डियक साइकिल पूछा है और बंदे को बिल्कुल ही नहीं आ रहा, लेकिन उसने फिर भी 4 पेजेस भरे हुए हैं। और वो 4 पेजेस कैसे भरे हुए हैं? कार्डियक साइकिल इज द कार्डियक साइकिल बिकॉज इट इज द कार्डियक साइकिल एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। बस कार्डियक साइकिल, ये 2 शब्द यूज करके ग्रामेटिकली उसको घुमा घुमा के 4 पेजेस भरे हुए हैं, शायद इन द होप कि एग्जामिनर पढ़ते नहीं है, बस वो लेंथ देख के मार्क्स देते हैं। तो क्या ऐसा है कि जितना आप ज़्यादा पेजेस भरो, खास करके फिजियोलॉजी में सीनियर्स भी आपको शायद कई बार ये एडवाइस देते हैं कि जितने आप पेजेस भरते जाओ फिजियो में, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? चलो देखते हैं कि मिथ वर्सेस रियलिटी। सबसे पहली बात, क्या ऐसे टाइप आंसर्स लिखोगे और लंबे लंबे आंसर्स लिखोगे, पेजेस भरोगे, तो उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है? नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जामिनर की रियलिटी पहले बता दूं। ये बात बिल्कुल सच है कि कम टाइम में पेपर करेक्शन करके रिजल्ट पुट आउट करना होता है, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब एग्जामिनर्स ऐसे नाइव नहीं होते, या अगर हिंदी का थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द यूज करूं तो एग्जामिनर्स को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि वो देखेंगे नहीं, लंबाई देख के कितना लंबा आंसर है देख के मार्क्स दे देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर्स आर वेरी वाइज पीपल। आपके आंसर का कंटेंट कितना वैल्यूएबल है वो उनको पहले आंसर से ही, मतलब पेपर के पहले आंसर से ही पता लगने लगता है। और इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कम टाइम है तो चलो एग्जामिनर्स फटाफट कैसा भी मार्क्स देके देते होंगे और इसलिए आप लिखो, भर भर के लिखो, मीनिंगलेस कंटेंट लिखो, बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात, मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा है ऐसा दिखाने के लिए आधे पेज पे लिख के फिर वो पेज छोड़ के अगले पेज पे कंटिन्यू करते हैं, फिर थोड़ा 3-4 पेज भर के वो पेज छोड़ के अगले पेज पे, और एरो वैरो निकालते हैं कि अगले पेज पे देखो एटसेट्रा। इससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आंसर खत्म होता है, एग्जामिनर को ऐसे लगने के चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आंसर खत्म हो चुका है और वो वहाँ पे मार्क्स भी दे दे। और कई बार तो एग्जामिनर अगर लेजी हो, वो देखेगा अरे नहीं खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, तो बट चल ठीक है अभी मार्क्स दे दिए ना, तो दे दिए, बढ़ाएंगे नहीं। ये भी होने के चांसेस होते हैं। ऑल्दो एग्जामिनर्स आर फेयर पीपल, दे आर वाइज पीपल, दे ऑलवेज सी कि क्या कंटेंट है, कितना कंटेंट है और क्वालिटी ऑफ द कंटेंट क्या है। दूसरी बात, ऐसे टाइप, क्या ऐसे टाइप आंसर्स को
ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या ज़्यादा वेटेज मिलता है। आप एक बात सोचो ना, अगर कोई टीचर भर भर के पेजेस लिख के लाया हुआ है और वैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, पेज पे बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है और बस वो पढ़ के बताया, तो क्या आप वो पढ़ना पसंद करोगे? या फिर फ्लो चार्ट, थोड़ा सा कंटेंट लेकिन फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है और वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, ये आप ज़्यादा प्रिफर करोगे? सिंपल सी बात है। आपको भी वैसा देखना पसंद नहीं करोगे कि बस मोनोटोनस एकदम लिखते गए ऐसे की तरह 4 पेजेस भरे हुए हैं, इससे इंप्रेशन नहीं बनेगा। एंड देयरफॉर ऐसे टाइप आंसर्स, ऑल्दो कंटेंट है तो मार्क्स तो मिलेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइप आंसर लिखो और भर भर के लिखो तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसी मतलब ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप उसे दूर कर दो। उसके अलावा फिल मोर पेजेस टू गेट मोर मार्क्स, क्या इसमें कोई सच्चाई है? मैं पहले ही कह चुका हूँ, एक चलो 10 मार्क का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ कंटेंट उसमें होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लिनिकल केस सपोज पूछिए, आजकल तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मार्क्स का ब्रेकअप भी दिया होता है कि 2 + 3 + 3 + 2 ऐसे करके, मतलब 10 मार्क का ये ब्रेकअप है। तो सपोज क्लिनिकल केस है, ब्रेकअप दिया हुआ है और आपका 1.5-2 पेजेस में वो खत्म हो रहा है क्योंकि उसका कंटेंट ही उतना है, तो आप कितना खींचोगे उसको? एंड देयरफॉर ऐसी बात नहीं है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन है तो 4-5 पेजेस भरना ही भरना है, शॉर्ट नोट है तो 2-2.5 पेज के ऊपर होना ही होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, एंड जितना आप स्पेसिफिक हो सको, थोड़ा आप एक्स्ट्रा कंटेंट लिख सकते हो, क्लिनिकल स्टफ थोड़ा जो नहीं पूछा है वो भी ऐड कर सकते हो, दैट्स दैट। लेकिन उससे ज़्यादा सिर्फ लंबाई बढ़ाने के लिए या सिर्फ मतलब कि कंटेंट ज़्यादा दिखाने के लिए आप करो तो वो ठीक बात नहीं होगी। अच्छा, क्या नहीं करना है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन क्या करना है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिस इज द एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव। मैं कम से कम 22-23 साल से तो एग्जामिनर हूँ एट द यूनिवर्सिटी लेवल, और इसलिए एग्जामिनर्स का पर्सपेक्टिव जो है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर्स अप्रिशिएट कि कंटेंट पूरा हो लेकिन वो एकदम अच्छे क्रिस्प मैनर में लिखा हो, तो एग्जामिनर्स अप्रिशिएट करते हैं। मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ कि आपका पहला आंसर जो है वो बहुत मैटर करता है। मुझे कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में तो कहा गया है कि जो सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे गए उसी सीक्वेंस में आंसर लिखो। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई यूनिवर्सिटी आपको प्रेशराइज करती होगी। देखो मतलब ये एक वर्बल किसी ने कहा होगा, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका बेस्ट आंसर से स्टार्ट करो हमेशा, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो तो बहुत ही बढ़िया, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अगर पहले लिखो और बेस्ट आंसर हो आपका वो, क्योंकि पहले आंसर से एक टोन सेट होता है एग्जामिनर के मन में, उसको लगता है कि हाँ मतलब इस बंदे को आता है, कितना आता है वो जजमेंट आ जाता है। उसके बाद फिर अगर पहला आंसर आपका बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो तो आगे के आंसर्स को मार्क्स मतलब थोड़े छूट भी जाते हैं कि हाँ चलो इस बंदे को आता है तो कोई बात नहीं, तो आधा एक मार्क एक्स्ट्रा ही छूट जाता है। एंड देयरफॉर माय फर्स्ट सजेशन वुड बी कि आपके बेस्ट आंसर से हमेशा पेपर स्टार्ट किया करो, अनलेस देयर इज अ यूनिवर्सिटी रूल इन द राइटिंग। पेपर के ऊपर अगर बताया गया हो राइटिंग में कि जो सीक्वेंस है उसी में लिखना पड़ेगा, अगर वैसा नहीं है तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता कि भाई सीक्वेंस में ही लिखो। तो फिर कैसे लिखना है आंसर आपका? फ्लो चार्ट्स, मैक्सिमम फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश करो। कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, अब आप फ्लो चार्ट में दिखा सकते हो कि इम्पल्स अराइव्स एट द नर्व टर्मिनल, देन एरो निकाला, कैल्शियम कम्स इन, देन एरो निकाला। तो ये देखने को पढ़ने को भी अच्छा लगता है, एग्जामिनर थोड़ा प्रसन्न हो जाता है कि हाँ बंदे को कंटेंट पता है और अच्छे से प्रेजेंट भी किया है। एक बात मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं और इसके ऊपर मैंने रील भी बनाई थी कि सर क्या फ्लो चार्ट निकालने के बाद उसको फिर से नीचे एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है, करना चाहिए वैसा?
क्यों? मैंने रिसेंटली एक रील भी बनाई थी उसके ऊपर, नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान है। अरे भाई, पहले सेंटेंस में आपने विजय दीनानाथ चौहान बोल दिया ना, तो हम इंटेलिजेंट है, दीनानाथ चौहान ही बाप का नाम होगा ना, मतलब इतना तो हमें समझ में आता है, फिर से बाप का नाम अलग से बताने की क्या जरूरत है। तो ये रील थी, आप देख सकते हो बाद में। खैर, पॉइंट ये था कि फ्लो चार्ट लिखा है, तो क्या एग्जामिनर बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आ रहा इसलिए आप दोबारा से उसको नीचे फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हो, या आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। ओके, सेव योर टाइम। फ्लो चार्ट निकाला है, एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपको ये आंसर ठीक से पता है, एंड देयरफॉर नो नीड टू एक्सप्लेन दैट फ्लो चार्ट अगेन। बुलेट पॉइंट्स, अंडरलाइंस, डबल अंडरलाइंस, देखो आपको अगर कुछ पॉइंट्स लिखने हैं एक के नीचे एक, तो ऐसे टाइप लिखने में से बेटर है कि बुलेट पॉइंट्स में लिखो। अक्सर ये हो सकता है कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाए, एग्जामिनर से देखने ही रह जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आप ऐसे टाइप पेज भर के लिखा हुआ है, तो आपका मेन पॉइंट्स, देखो आपको भी पता होता है कि किसी आंसर के आपके मेन पॉइंट्स क्या है, और आप चाहोगे कि एग्जामिनर का ध्यान उनके ऊपर जाए, नजर पड़े। तो ऐसे में बुलेट पॉइंट्स लिखो, थोड़ा लाइन छोड़ छोड़ के लिखा तो भी चलेगा, लेकिन वो पॉइंट्स हाईलाइट हो जाते हैं। अंडरलाइन करना, डबल अंडरलाइन करना, थोड़े अलग पेन्स अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल करने के लिए अलाउड है, तो थोड़ा दूसरे कलर के पेन से भी आप कुछ मेन पॉइंट्स लिखना, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। डायग्राम्स निकालो, डायग्राम्स आर मोस्टली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और हाँ, एक बात और, क्या बुक के डायग्राम्स ही निकालना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आप अपने डायग्राम्स, अपने खुद के बनाए हुए डायग्राम्स भी निकाल सकते हो, और ये आसान तरीका भी है एक्सप्लेन करने का। डायग्राम्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऑफ कोर्स उसको लेबल करना मत भूलना। और वो डायग्राम्स अगर आपने बनाया हो तो इनफैक्ट और अच्छा इंप्रेशन होता है कि भाई ना ही इसको कंटेंट पता है, लेकिन ये थोड़ा सा इनोवेटिव भी है, ये खुद के डायग्राम्स बनाया हुआ है, तो इसका अच्छा इंप्रेशन हो जाता है। टेबल्स बनाओ, हाइलाइटर बॉक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूँ कि हाइलाइटर बॉक्सेस बनाया करो। अगर आपने कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन लिखा है और आप चाहते हो कि एग्जामिनर इसको देखे, इसको मार्क्स दें इसके बेसिस पे, तो अलग से हाइलाइटर बॉक्स बनाओ। अरे सोचो ना, जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो हाइलाइटर बॉक्स की तरफ हमारा ध्यान जाता है ना, हम समझते हैं ना कि ये कुछ स्पेशल पॉइंट है, और उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बस पेपर के लिए भी वही नियम लागू है कि हाइलाइटर बॉक्सेस बनाओ। आपके आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाइलाइटर बॉक्स में डाला करो, और ये इस तरीके से पेपर अगर आपने प्रेजेंट किया तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, ना कि ऐसे टाइप पेजेस भरने के लिए लिखे हुए आंसर्स। तो इन सारी बातों को याद रखना, और इसके लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आप एग्ज़ाम के पहले कुछ एक आंसर्स की प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। इसमें दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो आपको बिना देखे आंसर लिखना है, और दूसरा टाइम बाउंड मैनर में लिखना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है, तो 28 मिनट 29 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना है। एक शॉर्ट नोट है तो उसको कम से कम 13-14 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना है। एक आध मिनट आप फिर से देखने के लिए रख सकते हो, एक्स्ट्रा मिनट। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपको एक्चुअल एग्जाम में इस तरीके से प्रेजेंट करने को आएगा, और आप देखना कम से कम 3-4-5% एक्स्ट्रा मार्क्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेजेंटेशन एंड हाईलाइटिंग द स्टफ। इसके बेसिस पे आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स बिल्कुल आएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। आखिरी में फिर से एक बार, लॉन्गर आंसर डज इट necessarily fetch better marks, more marks? Not necessarily.